गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिव्या एंड आज हम लोग मियोसिस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, मियोसिस 2। सो मियोसिस हमने पढ़ा था 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हमने मियोसिस 1 की चारों स्टेजेस लास्ट वीडियोस में देखी। एनाफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। मियोसिस 1 की जो 2 डॉटर सेल्स, जो 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, हम देख सकते हैं कि इन पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए हैं। वी स्टार्टेड विद 4 क्रोमोसोम्स और अब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। साथ में ही हमें ये भी दिखाई पड़ा है कि जेनेटिक सेगमेंट्स भी एक्सचेंज हो गए हैं। तो इस पूरे रेड में थोड़ा सा ब्लू और पूरे ब्लू में थोड़ा सा रेड है, जो इंडिकेट करता है कि जेनेटिक सेगमेंट्स भी एक्सचेंज हो गए हैं। ये दोनों जो डॉटर सेल्स हैं, दे विल नॉट अंडरगो रेस्ट, लाइक बहुत लंबा रेस्ट नहीं होता है, छोटा सा इंटरवल होता है एंड देन दे आर रेडी टू डिवाइड अगेन। जब ये दोबारा डिवाइड होते हैं तो इसको हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और मियोसिस के सभी स्टेप्स आप देखेंगे कि बहुत माइटोसिस से मिलते जुलते हैं। इसके प्रोफेज 2 में बिल्कुल माइटोसिस जैसे ही इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होने लगती है और जो हमारे थ्रेड लाइक क्रोमैटिन आपको दिख रहा है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाने लगते हैं। सेंट्रियोल्स भी 2 पोल्स पे चले जाते हैं। जैसा नॉर्मल माइटोसिस में प्रोफेज होता है वैसा ही हमको यहाँ पे दिखता है। तो ये तो क्रोमैटिन फाइबर्स थोड़े आपको थिक दिखेंगे। इसके साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके से लगी हुई जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं सारे के सारे हमारे डिसअपियर हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स मूव हो जाते हैं एंड बाय द टाइम प्रोफेज 2 एंड होता है हमें स्पिंडल फाइबर्स भी दिखने लगते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोफेज 2 और माइटोसिस का प्रोफेज काफी सिमिलर है। प्रोफेज 2 के लेटर स्टेजेस पे जाने से पहले हम एक बात का ध्यान देंगे। जब इसके पहले हमने मियोसिस 1 देखा था तो अगर ये एक सेल थी, ये साइटोकाइनेसिस से ये ऐसे डिवाइड हो रही थी और इनिशियली इसका सेंट्रियोल यहाँ पे था। इस तरह से डिवीजन होता है और हमें 2 सेल्स मिलती हैं। जब प्रोफेज 2 स्टार्ट होता है तो सेंट्रियोल्स, ये जो डिवीजन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे अगर ये 2 सेल्स हैं तो अब जो सेंट्रियोल्स होंगे वो इस डिवीजन के 90 डिग्रीज पे ऐसे, ताकि नेक्स्ट जो साइटोकाइनेसिस हो वो इस साइटोकाइनेसिस के 90 डिग्रीज पे हो। आप देखेंगे कि सेंट्रियोल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ और यहाँ होने के बजाय डिफरेंट हो रहा है। मतलब जिस प्लेन पे साइटोकाइनेसिस हुआ था बिल्कुल उसी प्लेन पे आपको सेंट्रियोल्स दिखेंगे, ताकि जो नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस हो वो पहली वाली साइटोकाइनेसिस के पैरेलल हो। ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हमको सेल्स जो होती हैं वो एक लेयर में नहीं चाहिए। अगर जिस तरह का डिवीजन एक ही लेयर में होता रहेगा तो हमको कैसी सेल्स मिलेंगी? ये सेल ऐसे डिवाइड हुई, 2 सेल मिली, ये सेल ऐसे डिवाइड हुई, हमको ऐसे। ये ऐसे डिवाइड होते जाएंगे तो हमको लेयर ऑफ सेल्स मिलेगी। या अगर इसी डायरेक्शन में साइटोकाइनेसिस होता रहेगा तो भी हमें इस तरह की लेयर ऑफ सेल्स मिलेंगी। अगर हमको ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे चाहिए तो इसके लिए हर बार साइटोकाइनेसिस पहले वाले साइटोकाइनेसिस के प्लेन का 90 डिग्रीज होना चाहिए। हमें इस तरह की सेल्स मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे ये प्रोफेज 2 में आपको ये बात ध्यान देने वाली होती है कि सेंट्रियोल इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस हो वो मियोसिस 1 के साइटोकाइनेसिस के 90 डिग्रीज पे हो, परपेंडिकुलर हो। लाइक एनी प्रोफेज, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स वैसे ही 2 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स वो होते हैं जिनके बीच में क्रोमोसोम्स अटैच नहीं होते, और जिन स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इसके साथ ही सेंट्रियोल और एस्टर रेज मिलके एस्टर बनाते हैं और बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज की तरह ही क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो जाते हैं। बाकी किसी भी प्रोफेज की जैसे स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि प्रोफेज 2 में
हर क्रोमोसोम में हमको 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मियोसिस 1 में होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाता है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं, पर डीएनए का कंटेंट अभी भी डबल है। सो हर क्रोमोसोम में हमें 2 पार्ट्स ऐसे दिखते हैं। सो एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में आपको प्रोफेज 2 में दिखने लगेगा। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम आपको बना के दिखाएं तो इस तरह से हर क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स में स्प्लिट हो जाता है। और अगेन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से सिर्फ एक तरफ से अटैच होता है, यहाँ पे वो फर्क है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम दोनों तरह से स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। सो ये क्रोमोसोम एक तरफ इधर काइनेटोकोर की हेल्प से दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। जबकि मियोसिस के डाइकाइनेसिस में हमने क्या देखा था कि जो क्रोमोसोम होता है पैर का, अगर ये एक पैर का एक क्रोमोसोम है तो ये सिर्फ एक तरफ से ही स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। सो प्रोफेज 2 के लास्ट फेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिड्स दिखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, सेंट्रियोल 2 पोल्स पे स्पिंडल फाइबर्स विजिबल होते हैं और क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर से अटैच हो सकता है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज्ड हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि हर क्रोमोसोम में 2 आर्म स्प्लिट होती है और एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स से दोनों तरफ से अटैच होता है। ये सारे इक्वेटोरियल प्लेन पे लगते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है सेंट्रियोल के प्लेन के। सो एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो होगी एनाफेज 2। सो एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। और जब स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स से अटैच्ड है, तो दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर्स उसको पुल करते हैं। ये इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुल करने से हमारा सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। और जब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है तो हमने माइटोसिस में भी देखा था, जब भी सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और दोनों क्रोमैटिड स्प्लिट्स होते हैं उनके बीच में एक फाइबर आता है जिसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। और ये इंटरजोनल फाइबर इन दोनों सेंट्रियोल्स को और दूर पुश करता है। तो एक तो हमारे डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्रोमोसोम्स पे प्रेशर बन रहा है और सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है। इसके साथ साथ इंटरजोनल फाइबर्स बनते हैं जब भी सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। सो ये इंटरजोनल फाइबर्स भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुल कर एक दूसरे से दूर करते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनके ऊपर ये इनको दूर करते हैं। तो बाय द टाइम एनाफेज एंड होता है हम देखते हैं कि द क्रोमोसोम हैज डिवाइडेड, द सेंट्रोमियर हैज डिवाइडेड और एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड स्प्लिट कर जाते हैं। बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही एनाफेज 2 होता है। और फिर एनाफेज 2 के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको कहते हैं उसको टीलोफेज 2। एंड टीलोफेज 2 इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज 2। टीलोफेज 2 में के अंत तक जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोफेज का ऑपोजिट होता है। तो क्रोमोसोम्स डिकंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम की जगह हमें क्रोमैटिन फाइबर्स दिखते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो रीअपेयर करता है, न्यूक्लियोलस रीअपेयर करता है और स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स हमें नहीं दिखाई देते, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे करके रीअपियर हो जाती है। बाय द एंड ऑफ एनाफेज या आप कह सकते हैं कि टीलोफेज के स्टार्ट होते होते साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। सो साइटोकाइनेसिस क्योंकि एनिमल सेल है इसलिए इन्वेजिनेशन होने लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। सो जो हमारा सेंट्रियोल का पोल था, ये जो लाइन ऐसे है ये सेंट्रियोल का पोल था, उसके 90 डिग्रीज पे हमारा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होता है। तो साइटोकाइनेसिस इज at 90 degrees to the centriole pole। अगर इन दोनों सेंट्रियोल्स को हम जोड़ दें और एक सीधी लाइन खींचे उसके 90 डिग्रीज पे
इस तरह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होने लगता है और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। सो इस साइटोकाइनेसिस के स्टार्ट होने से हमें कितनी सेल्स, एज अ रिजल्ट हमें सेल्स मिलती हैं। सो धीरे धीरे ये और अंदर तक इन्वेजिनेट होगा और एज अ रिजल्ट हमें एक सेल से ऐसे करके दो दो सेल्स मिलेंगी। सो द प्रोडक्ट ऑफ टीलोफेज इज 4 सेल्स। सो टीलोफेज के लास्ट स्टेज में साइटोकाइनेसिस होगी और क्योंकि ये एनिमल सेल है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ प्रोसीड करते हुए हमें 4 सेल्स मिलेंगी और ये 4 सेल्स हम देख सकते हैं कि इनके अंदर न्यू कॉम्बिनेशंस भी हैं। सो फाइनली मियोसिस 2 से हमको प्रोडक्ट में 4 सेल्स मिलती हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? आधे हैं। पहले जो स्टार्टिंग सेल थी उसमें 4 थे और अब हमारे पास 2 क्रोमोसोम पर सेल है और कुछ में आपको ये नए रिकॉम्बिनेशंस भी दिख रहे हैं। सो फ्रॉम 1 सेल जिसमें कि 4 क्रोमोसोम थे, जो डिप्लॉयड सेल थी, मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। इसलिए हम मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज रिड्यूस्ड टू हाफ। जो नेक्स्ट मियोसिस का स्टेप होता है उसमें नंबर कांस्टेंट रहता है पर जो डीएनए कंटेंट होता है वो हाफ हो जाता है। मतलब जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो स्प्लिट करके एक एक क्रोमैटिड्स पर सेल जाते हैं और हमारा डीएनए कंटेंट भी आधा हो जाता है। इसलिए मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वली द डीएनए कंटेंट इज divided. So with this we have completed the entire process of meiosis. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज like my video and subscribe my channel. Thank you so much.